तो आज हम बात करेंगे अपने 10th क्लास की फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट नेम इज इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं, तो बेटा चार्ज दो तरीके से होते हैं, जैसे कि आपको देखने मिल रहा है। मीन्स चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज द नेगेटिव चार्ज। और हमको अच्छी तरीके से पता है बेटा, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एनिमेशन के अंदर देखने मिल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पास में आए, वो एकदम से अपने से दूर दूर चले गए। दैट मीन्स यहाँ पर सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और जैसे हमको पता है कि अगर हम बात करें कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, तो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जैसे दूर से एकदम पास में आते हैं, सो दैट मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पीछे की तरह ये रिपेल नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना, जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज होते हैं बेटा वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास एसआई यूनिट है चार्ज की, दैट इज नोन एज द कूलाम, एंड कूलाम रिप्रेजेंट बाय द सी। ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखना है कि जो हमारे पास चार्ज है, इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो कभी कभी पूछ लेता है कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो याद रखना है एक कूलाम के अंदर 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि भैया बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितना कुलाम चार्ज होता है या कितना कुलाम होता है। तो याद रखना एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। सो ये वाली बात याद रखना कि एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन में कितना कुलाम है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। वही अगर हम बात करें कि व्हाट मींस इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट मींस द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देखिए, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट मींस द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट जब भी होता है तो वहां पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा देखिए, जैसे यहाँ पर इस एनिमेशन के अंदर आपको देखने मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहे हैं, और यही फ्लो जो होता है इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज, और वी कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो चार्ज होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एनिमेशन के अंदर देखते हैं, देखो यहाँ बताया भी गया है कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चार्ज होता है वो एक दूसरे के अपोजिट फ्लो होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट में जैसे हमने एक बैटरी को लगाया, तो पॉजिटिव चार्ज से आपको देखने मिल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से कुछ पॉइंट निकल रहा है, एंड दैट इज द चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन से हमको कुछ चार्ज निकलता हुआ दिख रहा है, और वो मूव कर रहा है टुवर्ड द नेगेटिव। दैट मीन्स इस डायग्राम से, इस एनिमेशन से हमको ये पूरी तरीके से पता चल रहा है कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर मूव करता है। एंड नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एनिमेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा देखिए ध्यान से कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव साइड से निकल रहे हैं और पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स इस एनिमेशन के थ्रू हमें ये शो हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव साइड से निकलते हैं और पॉजिटिव साइड की ओर मूव करते हैं। दैट मीन्स दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एनिमेशन के इस इमेज के अंदर देखिए आप कि जो रेड वाला जो हमारे पास डायरेक्शन है वो शो कर रहा है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव से निकला है और नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है। वहीं आप बेटा ब्लू वाले एरो को देखो, ये निकलना है नेगेटिव से और मूव हो रहा है पॉजिटिव की ओर। और ये जो ब्लू वाला डायरेक्शन है ये किस चीज को शो कर रहा है? ये मेनली शो कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और वहीं ये जो रेड वाला डायरेक्शन है ये शो कर रहा है फ्लो ऑफ चार्ज मींस फ्लो ऑफ करंट को। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो हम किससे मेजर कर सकते हैं, सो वहां पर एक अमीटर होता है उससे मेजर कर सकते हैं। और अमीटर के अंदर जो रीडिंग आती है वो एम्पियर में आती है। इसीलिए हम कैसे कहते हैं कि जो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है
उसका यूनिट क्या है, दैट्स अ एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और एम्पियर को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? अब देखो कभी कभी ये भी पूछने लगता है कि एक एम्पियर का मतलब क्या है। देखो एक एम्पियर का मतलब होता है कि एक सेकंड में एक चार्ज का आना। मतलब 1 एम्पियर करंट में बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड, दैट नोन एज द 1 एम्पियर। और एम्पियर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द अमीटर। सो अमीटर इज व्हाट, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा ये आपको देखने मिल रहा है, इट्स अ एमीटर। और एमीटर के अंदर जो रीडिंग आती है वो किस फॉर्म में आती है, एम्पियर की फॉर्म में आती है, क्योंकि एम्पियर ही इलेक्ट्रिक फ्लो का यूनिट होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए यहाँ पर हमने कुछ एनिमेशन देखा कि इस एनिमेशन के अंदर रेड वाला वायर है और ब्लैक वाला वायर है। अभी जो रेड वाला वायर है, जैसे ही हम सर्किट के अंदर फिट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, तुरंत से रीडिंग आने लगती है। दैट मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ वाकई में जो अमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लो की रीडिंग को देता है। ठीक है, सो याद रखने वाली बात कि इलेक्ट्रिक फ्लो को हम किससे मेजर करते हैं, मेनली बाय अमीटर। ठीक है, अब देखो ये एक इलेक्ट्रीशियन है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया अमीटर का मेनली इस्तेमाल जो किया जाता है, ये मेनली इसीलिए इस्तेमाल करा जाता है कि किसी अप्लायंस के अंदर या किसी उपकरण के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है, या किस रेट से आ रही है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए या इस चीज को एनालाइज करने के लिए हम मेनली अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और याद रखना बेटा जो अमीटर होता है वो हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं सीरीज में, वो अभी हम आगे देखेंगे। वहीं हम देखेंगे रेसिस्टेंस को, या सॉरी वोल्ट मीटर को। सो वोल्ट मीटर को जो हम लगाते हैं सर्किट के अंदर, वो हम पैरेलली लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो अभी हम सर्किट के अंदर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एक सिंबल भी दिखा रखा है कि राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो अमीटर रखा हुआ है, और अमीटर को अगर हम देखेंगे सर्किट के अंदर तो वो सीरीज में लगाया जाता है। और यहाँ पर सिंबल भी लिखा हुआ है बेटा ए, एंड ए फॉर अमीटर। ठीक है, और याद रखना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लो का फॉर्मूला है वो है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी इज व्हाट, इट्स अ फ्लो ऑफ इट्स अ इट्स अ फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो। एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सो इलेक्ट्रिक करंट सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग, इट्स अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है इसका मतलब, देखो अब देखो पहले हम एक सर्किट तैयार करते हैं कि सर्किट को कैसे बनाते हैं। मान लो बेटा ये मैंने एक वायर लिया है, अब इस वायर को मैंने बल्ब में जोड़ दिया। बल्ब के 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट से मैंने इस वायर को जोड़ा और दूसरे पॉइंट को मैंने इस वायर से जोड़ा। फिर इस वायर की मैंने थोड़ा सा लंबा किया, फिर लंबा करने के बाद इस वायर के अंदर मैंने एक बैटरी को भी इंसर्ट कर दिया। जैसे मैंने एक बैटरी लगाई, फिर मैंने तार को लंबा किया, फिर मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। स्विच लगाने के बाद मैंने पूरा एक तार को बिल्कुल क्लोज कर दिया। अब ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्लो का या इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज पाथ आ गया है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा मैंने एक तार को निकाल दिया है, तो क्या इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लो हो पाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, आपने तो ये पूरा पाथवे को ब्रेक कर दिया है। अब ये जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो गया है, और अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता है। तो इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि सर्किट इज व्हाट, इट्स नथिंग, इट्स अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सर्किट को क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वायरिंग वगैरह हुई है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड है। और अगर हम उसको ओपन करते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लो पूरी तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बताया भी गया, जो चीज मैंने आपको बताई है अभी वही इसमें बताया गया कि इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप फ्लो। कि अगर कहीं से भी जो सर्किट है वो टूट जाता है या वायर हट जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लो होना सर्किट में पूरी तरीके से रुक जाएगा, जिस तरीके से आपको इस एनिमेशन के अंदर देखने मिल रहा है। अब ये जो आपको साइड से देखने मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको देखने मिल रहा है, इट्स वॉट, इट्स अ स्विच। अब बेटा यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही स्विच हट रहा है, जैसे ही स्विच हट रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लो होना बंद हो रहा है। मतलब स्विच ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। तो जैसे ही ऑफ हुआ मतलब कि जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया, और जैसे ही ऑन हुआ तो इसका मतलब सर्किट पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि बेटा अभी मैंने आपको दिखाया पीछे एनिमेशन में कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की ओर मूव होता है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो वो नेगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव की ओर मूव करता है। मतलब हमने अच्छी तरीके से देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज होता है वो एक दूसरे के अपोजिट मूव होता है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर दिखा भी रखा है इस इमेज के अंदर कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की ओर मूव हो रहा है। तो नेक्स्ट बात आती है व्हाट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स होता है बेटा जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कितना वर्क करता है, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट कितनी होती है, तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्टेज होती है। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, दैट इज वोल्टेज। और जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करता है। और याद रखना जो चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो लो कॉन्सेंट्रेशन से, या हम कह सकते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे इसके अंदर इस एनिमेशन में आपको दिखा रखा है कि जो चार्ज है वो रेड से दिखा रखा है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से दिखा रखा है। और देखिए रेड की साइड लिखा हुआ भी है कि हाई पोटेंशियल एनर्जी और ब्लू की साइड लिखा हुआ भी है कि लो पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा यहाँ पर यही है कि जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की ओर मूव करता है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस नेक्स्ट इमेज में देखिए आप कि जो ब्लू वाला साइन है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव कर रहे हैं और जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है व्हाट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम बात करें बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की तो आप इस तरीके से समझिए जैसे कि हर एक पर्सन की अपनी खुद की कैपेबिलिटी होती है वर्क करने की। जैसे कि अगर हम 10 स्टूडेंट को लें तो 10 के 10 स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से स्टडी करेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट है कि 8 घंटे पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट है कि 8 मिनट भी नहीं पढ़ सकते, कुछ स्टूडेंट है 2 घंटे पढ़ लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि हर एक स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है स्टडी करने की वो अलग अलग है। और इसी को एक तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे हमारे पास तीन बैटरी है भाई, एक मान लो कि आपके रिमोट का सेल है और दूसरी बैटरी मान लो कि आपकी व्हीकल की है और तीसरी बैटरी मान लो कि जो हमारे घर के अंदर इन्वर्टर होता है उसकी है। और अगर तीनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो काफ़ी है। भाई जो रिमोट की बैटरी है वो छोटी है, दैट मीन्स उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या उसके अंदर जो पावर है वो कम है। वहीं अगर हम व्हीकल की बात करें तो व्हीकल की जो बैटरी है वो छोटी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द होम बैटरी। तो वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। वहीं अगर हम बात करें कि घर का जो बैटरा है, जो इन्वर्टर के साथ बैटरा लगा हुआ होता है उसके अंदर काफ़ी पावर है। मतलब तीनों बैटरी की जो पोटेंसी है या पोटेंशियल है या पावर है वो अलग अलग है। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिख भी रखा है कि सेल या बैटरी की पावर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो कैसे होता है। ऐसे मान लो कि बेटा हमारे पास ना एक बैटरी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल है और सेल के ना दो चैम्बर बना लो, एक तो पॉजिटिव साइड बना लो एक नेगेटिव साइड बना लो। अब क्या होगा कि पॉजिटिव साइड आपने कुछ चार्ज भरे हैं, 10 मान लो 10 चार्ज भरे आपने पॉजिटिव साइड और इसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन को भरा आपने नेगेटिव साइड। अब क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और फॉर एग्जांपल पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला नेगेटिव साइड से और वो मूव करेगा पॉजिटिव साइड। तो अब नेगेटिव साइड कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9 बचे। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा नेगेटिव साइड से, फिर वो मूव करेगा पॉजिटिव साइड। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे नेगेटिव साइड, 8 बचे हैं। और धीरे धीरे वन बाय वन कर इसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की ओर मूव कर चुके होंगे। अब पॉजिटिव साइड अगर हम देखेंगे तो 10 पार्टिकल्स हो जाएंगे, वो सॉरी 20 पार्टिकल हो जाएंगे। 10 तो हो जाएंगे चार्ज के और 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के। और नेगेटिव साइड की बात करें तो वहां तो एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। मतलब दोनों चैम्बर के अंदर जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट हो गया है और इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलो इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे इस एनिमेशन के अंदर दिखा रखा है कि नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं। और एक वक्त वो आया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पॉजिटिव की ओर पहुंच गए और जो हमारी बैटरी है वो डाउन हो गई है।
ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं और सारे पहुंच चुके हैं यहाँ पे पॉजिटिव की ओर, और यहाँ पर बैटरी डाउन, और बताने की कोशिश करने की बैटरी को रिप्लेस कर लो। रिप्लेस का मतलब दोबारा ऐसी बैटरी को लगाओ जिसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, तो जैसे ही पोटेंशियल सारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर पहुंच जाएगा तो बैटरी हमारी डाउन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो बेटा जैसे यहाँ बैटरी दिखा रखी है कि छोटी सी बैटरी जो कि रिमोट के अंदर लगाते हैं हम, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट का है। और देखो ये भी याद रखना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका एसआई यूनिट क्या है, वोल्टेज है। वहीं अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ ये बताया गया है कि पहले वाले इमेज में अगर तुम देखो तो पहले वाले इमेज के अंदर एक बैटरी है, इसीलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 है। वहीं अगर हम देखें दो बैटरी लगा दी हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो गया। इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा आप बैटरी लगाओगे तो उसकी पोटेंशियल या उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे यहाँ पर बेटा हमको बैटरी देखने मिली है, एक तो छोटी बैटरी है और दूसरी बड़ी बैटरी है। अब जो बड़ी बैटरी है ये 12 वोल्ट की है और जो छोटी बैटरी है वो 1.5 वोल्ट की है। मतलब 1.5 वोल्ट की जो बैटरी है इसके अंदर पावर कम है, और वहीं 12 वोल्ट की बैटरी को देखें तो इसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है वोल्टेज निकालने का या वोल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो वोल्ट निकालने का फॉर्मूला है V बराबर W अपॉन क्यू। यहाँ पर V से V फॉर वोल्ट, W फॉर वर्क डन एंड Q फॉर चार्ज। ठीक है, देखो V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज, एंड W फॉर वर्क डन एंड Q फॉर चार्ज। ठीक है, और SI यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज वोल्ट। वहीं अगर हम बात करें कि SI यूनिट वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, सो दैट इज वोल्टेज। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मीजर करते हैं, वोल्टमीटर से। जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लो को मीजर करते हैं हम अमीटर से, इसी तरीके से बेटा यहाँ पर अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करना है तो वहाँ पर एक इक्विपमेंट लगता है, दैट इक्विपमेंट इज नोन एज द वोल्टमीटर। और याद रखना वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर आप इंसर्ट करोगे पैरेलली। ठीक है, जैसे हमने वहाँ देखा था अमीटर को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, सीरीज में। वहीं बेटा अगर हम बात करें वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलली इंसर्ट करते हैं। पैरेलल का मतलब क्या है, अभी हम नेक्स्ट इमेज के अंदर देखते हैं। और देखो मैंने यहाँ निमोनिक है एक, जो कि ये याद करने के लिए कि वोल्ट मीटर जो होता है वो इंसर्ट करेंगे पैरेलली या सीरीज में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दिन रिवाइज करे हुए हो गए हैं, फिर कंफ्यूजन रहती है कि वोल्ट मीटर को या अमीटर को लगाते हैं हम पैरेलल या सीरीज में लगाते हैं। तो आप याद रखना वीआईपी। तो वीआईपी का जो वी है, वी से मीन्स वोल्ट मीटर, और आई फॉर इंसर्ट एंड पी फॉर पैरेलली। मतलब कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वोल्ट मीटर, एक तरीके से मान लो कि ये वोल्ट मीटर की रीडिंग्स आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। तो वोल्ट मीटर की जो यूनिट्स होती हैं, वो रीडिंग्स होती हैं, वो कुछ इस तरीके से आती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है सर्किट के डायग्राम। देखो अभी पीछे हमने देखा था सर्किट कैसे बना सकते हैं, मगर फिर समझते हैं थोड़ा सा कि सर्किट। पहली बात तो सर्किट क्या है, तो सर्किट का मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो इज नोन एज सर्किट। ठीक है, सो व्हाट इज सर्किट। सर्किट में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसमें सेल प्रेजेंट है, बैटरी प्रेजेंट है, वायर प्रेजेंट है, प्लग प्रेजेंट है। और अगर थोड़ा सा एडवांस बनाना है तो अमीटर लगा दो या वोल्ट मीटर लगा दो, रेसिस्टेंस लगा दो। ये सब चीज़ भी आप इंसर्ट कर सकते हो सर्किट के अंदर। ठीक है बेटा, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है सर्किट का, कि सर्किट में वायर है और बल्ब भी देखने मिल रहा है, और इस वायर को हमने लगा रखा है एक सेल के साथ या बैटरी के साथ। ठीक है, और भी आप बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो सर्किट के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ सिंबल्स की कि सर्किट के अंदर कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, तो देखो अगर फॉर एग्जांपल आपने रेसिस्टर लगा रखा है तो रेसिस्टर के लिए आप कुछ इस तरीके से जिगजैग सिंबल को इंसर्ट करोगे। वहीं बेटा अगर आपने अमीटर इंसर्ट कर रखा है तो अमीटर के लिए आप ए शो करोगे। वहीं अगर आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है तो वोल्ट मीटर के लिए आप सर्किट में वी लगाओगे। ठीक है, वहीं अगर आपने छोटा मोटर लगा रखा है सर्किट में तो बेटा आप सर्किट के अंदर मोटर इस तरीके से नहीं, आप बस एम लिख दो, एम से डिनोट हो जाएगा कि यहाँ पर मोटर लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है इंडक्टर। देखो इंडक्टर के लिए कुछ इस तरीके का हम सिंबल लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, देखो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ओम, और उन्होंने ये बताया जैसे जैसे आप किसी भी एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो को इंक्रीज करोगे तो वहाँ वोल्टेज इंक्रीज होगा। वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर
टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर ओम ने ये बताने की कोशिश करी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लो इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा और इन दोनों के इंक्रीज होने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। और रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस बेटा ऐसे मान लो कुछ ऐसी चीज है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने से रोकेंगे या कुछ भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक फ्लो के अपोजिट वर्क करती है, इस तरह की सभी चीजों को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम और उन्होंने ही ओम लॉ को दिया है। देखो ये है महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। अब इन्होंने क्या बताया ओम ने? इन्होंने कहा कि करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लो इंक्रीज होगा और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लो इंक्रीज होगा उसी हिसाब से रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये साफ साफ पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के या इलेक्ट्रिक फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज को इंक्रीज करने पर दूसरी चीज खुद इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से पता चला हमके कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। V फॉर वोल्ट एंड I फॉर इलेक्ट्रिक फ्लो। और इस तरीके से हमने क्या करा? डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पर R लगा दिया। इसीलिए बेटा हमारी यहाँ पर एक इक्वेशन तैयार हो गई, दैट इज V बराबर आई आर एंड V बराबर आई आर इज व्हाट? इट्स ओम्स लॉ। इसी को हम ओम लॉ कहते हैं। और देखो यहाँ पर बताने की भी कोशिश करी कि रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एंड इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। के यहाँ पर जो R है, R जो है कांस्टेंट है। और ये भी याद रखना, ये जो कंडीशन, और देखो जो हमारा ओम का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि एक्स एक्सिस में रख रखा हमने करंट को और वाई एक्सिस में रख रखा है वोल्टेज को। और इसमें हमको पता चल रहा है जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं इसी तरीके से करंट भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है। सो ओम लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और ये ओम लॉ तभी वैलिड होता है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जहां टेम्परेचर चेंज होता रहता है वहां के लिए ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। इफ टेम्परेचर चेंज सो रेसिस्टेंस ऑल्सो चेंज। जैसे जैसे बेटे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है। और देखो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है V बराबर आई आर। ठीक है। एंड V बराबर आई आर मीन्स इट्स ओम लॉ। और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसी के थ्रू आप दूसरी इक्वेशन बना सकते हो, I बराबर V अपॉन आर। और अगर आपको रेसिस्टेंस निकालना है तो रेसिस्टेंस के लिए R बराबर V अपॉन I एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है व्हाट मींस रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक फ्लो में बाधा डालती है या इलेक्ट्रिक फ्लो के अपोजिट वर्क करती है, एक्चुअली दैट थिंग इज नोन एज द रेसिस्टेंस। देखिए जैसे यही इसमें मैंने नोट्स में भी लिख रखा है कि समथिंग दैट अपोज द इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ द करंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। और जो रेसिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट है दैट इज ओम। ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वायर है और ये जो पिंक कलर का एक कार्टून खड़ा हुआ है, इट्स लाइक एन रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस देखिए इंक्रीज हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फ्लो है वो थोड़ा स्लो हो गया है। अब जैसे रेसिस्टेंस खत्म तो इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा है। मीन्स रेसिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लो में प्रॉब्लम करता है या इलेक्ट्रिक फ्लो के अपोजिट वर्क करता है। जैसे रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लो कम हो जाएगा। और देखिए कभी कभी जैसे आपने देखा होगा गर्मी का मौसम में जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। रीज़न यही होता है कि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है घरों में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। और रेसिस्टेंस इतना इंक्रीज़ होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है या हम कह सकते हैं करंट एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एक वायर की जो कैपेसिटी होती है वो फिल हो जाती है और वायर पूरी तरीके से बस्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। तो याद रखना इस बात को कि जो रेसिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लो के अपोजिट वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज वेरिएबल रेसिस्टेंस। सो वेरिएबल रेसिस्टेंस इज द कंपोनेंट यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। तो जो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है वो करंट को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है बिना वोल्टेज को बदले। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि जो रेसिस्टेंस है या प्रतिरोध है उसके क्या क्या कारक हैं, मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो मेनली बेटा 4 फैक्टर हैं। पहला जो फैक्टर है वो है हमारा लेंथ। देखिए जैसे तार की आप लंबाई को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और लंबाई को कम करोगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसे मान लो कि एक रास्ता है जो कि 20 किलोमीटर का है, और हर किलोमीटर पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, और एक बंदा उस रास्ते से गाड़ी को लेकर जाता है। तो जब वो पर्सन गाड़ी को चलाएगा तो पुलिस वाले को देखकर और अपनी स्पीड को कम कर लेगा, है ना। इंडिया में यही होता है। और वो अगर 20 किलोमीटर को कवर करेगा तो 20 बार अपनी स्पीड को कम करेगा। वहीं अगर एक ऐसा रास्ता आ जाए 20 किलोमीटर का जहाँ पर एक भी पुलिस वाला हो ना हो, तो वो पर्सन जब गाड़ी चलाएगा उस 20 किलोमीटर वाले एरिया में जहाँ पर पुलिस नहीं है, तो वो हो सकता है वो स्पीड को कम भी ना करें। दैट मीन्स यहाँ पर पुलिस वाले नहीं है कि पुलिस वाले जो व्हीकल की स्पीड के अपोजिट वर्क करें। जबकि पुलिस वाले अगर आ जाए हर 1 किलोमीटर पे, तो वो जो व्हीकल की स्पीड है कम हो जाएगी। सो दैट मीन्स एक तरीके से जो पुलिस वाले हैं यहाँ पर रास्ते में बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा, और लंबाई कम होगी तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो यहाँ यही लिख रखा है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करें तो मेनली 4 फैक्टर है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास 2 वायर हैं, एक तो पतला सा वायर है और दूसरा मोटा वायर है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास चार्जर है मोबाइल का, तो मोबाइल के चार्जर के तार को देखना बहुत पतला होता है। और पतला होने का मतलब क्या, पतला होने का मतलब ये है कि हमें मोबाइल के अंदर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए जितना एक एसी को चाहिए। जबकि आप एसी के वायर को देखो तो एसी का वायर जो होता है ना काफी मोटा होता है। वो मोटा क्यों है, क्योंकि हमें एसी के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी वही ज्यादा आएगी जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। तो सिंपल बात है कि अगर हम देखें एसी में, तो एसी में हम वही तार लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस कम है। तो बेटा मोटे तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, और पतले तार का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हमने चार्जर में पतला तार लगा रखा है ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो और इलेक्ट्रिक फ्लो कम हो, और हमारे वायर में इलेक्ट्रिसिटी भी कम से कम आए। तीसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। अगर हम देखें तो जो हमारे पास सिल्वर होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत कम है। और आजकल जो बड़ी जो ईवी व्हीकल्स बनने हैं, तो ईवी के अंदर जो मेटल का इस्तेमाल हो रहा है वो सोना और चांदी का हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका रेसिस्टेंस बहुत कम है। और इनके रेसिस्टेंस कम होने की वजह से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि यहाँ पर अगर हम बैटरी को देखें तो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा रहेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कम है ना। तो अगर रेसिस्टेंस कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा होगा, और जो ईवी व्हीकल्स हैं वो जल्दी चार्ज हो जाएंगे। यही रीजन है कि यहाँ पर सोना और चांदी का इस्तेमाल हम बहुत कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो मेनली वन बाय वन कर समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जैसे यहाँ पर इमेज आपको देखने मिल रहा है, शॉर्ट वायर है तो बेटा इसका रेसिस्टेंस कम है। वहीं अगर हम लॉन्ग वायर को देखें तो लॉन्ग वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास तार मोटा है तो इसका रेसिस्टेंस कम है, और पतला तार है तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें नेचर ऑफ मटेरियल की, तो देखिए बेटा मैंने ना यहाँ पर एक टेबल बनाया है। आप देखिए जैसे सिल्वर लिखा हुआ है, तो सिल्वर का रेसिस्टेंस कितना है? 1.59 इंटू 10⁻⁻8 है। बाकी आप कॉपर को देखो, एल्यूमिनियम को देखो, टंगस्टन का देखो, तो सिल्वर से काफी ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देख लो आप। सो दैट मीन्स हमें इन दोनों टेबल के अंदर ये देखने मिल रहा है कि जो सिल्वर है इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम है। ठीक है, इसीलिए हम सिल्वर का इस्तेमाल ज्यादातर कर रहे हैं आजकल, ताकि कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा आए, और जो व्हीकल्स है उनके अंदर चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाए। नेक्स्ट, द सिल्वर हैज द लोवेस्ट रेसिस्टेंस अमोंग द ऑल एलिमेंट्स। मीन सभी एलिमेंट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो चांदी जो होती है, सिल्वर जो होता है, उसका रेसिस्टेंस सबसे कम होता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि 1 घंटे आप मोबाइल चलाओ, it मीन्स मोबाइल में 1 घंटे पबजी खेलो, और वहीं आप 5 घंटे पबजी खेलो, तो कब ज्यादा मोबाइल गर्म होगा? सिंपल बात है, जब 5 घंटे खेलोगे। अब मोबाइल अगर ज्यादा गर्म हो रहा है तो वो सही नहीं है, हो सकता है आपके हाथ में ही मोबाइल फट जाए, क्योंकि रेसिस्टेंस इतना ज्यादा हो चुका है 5 घंटे गेम खेलने की वजह से कि इलेक्ट्रिक फ्लो एक ही जगह हो चुका है।
और वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो इतना इकट्ठा हो गया कि हो सकता है वायर फट जाए। मतलब जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि आप 1 घंटे खेल लेते उसके हिसाब से टेम्परेचर, 2 घंटे खेला टेम्परेचर और बढ़ा, 3 घंटे खेला टेम्परेचर और बढ़ा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बात आती है रेसिस्टिविटी। अगर हम रेसिस्टिविटी को देखें तो रेसिस्टिविटी में हम टेम्परेचर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, इन चारों को हम एक साथ रखेंगे और बेटा यहाँ पर हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको देखने मिल रहा है कि हमारे पास R बराबर रो एल अपॉन ए है। R फॉर रेसिस्टेंस है, रो फॉर हमारे पास डेंसिटी मीन्स थिकनेस ऑफ वायर है, एंड L फॉर है लेंथ, एंड अपॉन में एरिया। मतलब जो अभी हमने चारों फैक्टर्स देखे वही चारों फैक्टर्स को अगर हम एक फॉर्मूले में बनाए तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रेसिस्टिविटी का। जैसे अभी हमने देखा कि रेसिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज ओम, इसी तरीके से बेटा रेसिस्टिविटी का भी जो यूनिट होता है दैट इज ओम ही होता है। नेक्स्ट बात आती है कि जो रेसिस्टेंस होते हैं उनको हम किस किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखो मेनली दो तरीके होते हैं रेसिस्टेंस को लगाने के। पहला तरीका आता है बेटा हमारे पास सीरीज में, और दूसरा आता है हमारे पास पैरेलल। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि रेसिस्टेंस को ये हमारे पास पहला आता है मीटर। अब मीटर को हम लगाते हैं सीरीज में, वहीं हम वोल्ट मीटर को देखें तो उसको हम पैरेलल लगाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वोल्ट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का मतलब ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक वायर है और उसी वायर के अंदर ही, एक ही वायर के अंदर ही हमने एक बल्ब को लगा रखा है या एक से ज्यादा बल्ब को लगा रखा है। दैट मीन्स दैट इज नोन एज द सीरीज। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 वायर हैं और तीनों वायर के अंदर हमने अलग अलग बल्ब लगा रखा है, और तीनों वायर को हमने अलग अलग तरीके से ही बैटरी के अंदर जोड़ रखा है। दैट मीन्स इट इज नोन एज द पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल आप इस एनिमेशन के अंदर देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक वायर है और एक वायर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बल्ब लग रहा है, या इसी एक वायर के अंदर हम 3 बल्ब लगा दें, दैट मीन्स कंडीशन हमारी सीरीज वाली रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस नेक्स्ट इमेज के अंदर कि हमारे पास एक ही वायर है और एक ही वायर में 3 हमने रेसिस्टेंस लगा रखे हैं, R1 R2 एंड R3। तो इट्स अ सीरीज रेसिस्टेंस। नेक्स्ट बात आती है कि कॉम्बिनेशन। चलो पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो जो सीरीज में जो करंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, और जो वोल्टेज होते हैं बेटा वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होता है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा यहाँ पर वो हाई होगा। अब कैसे वो हाई होता है वो एक न्यूमेरिकल में करा दूंगा, उसमें आप समझ लेना। नेक्स्ट बात आती है पैरेलल रेसिस्टेंस की। तो पैरेलल रेसिस्टेंस मीन्स जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और इलेक्ट्रिक फ्लो डिफरेंट होगा। ठीक है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं इसीलिए यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम आती है, मीन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कम आती है। देखिए यहाँ पर हमने 3 वायर ले रखे हैं और तीनों वायर के अंदर हमने अलग अलग से बल्ब लगा रखा है। मतलब यहाँ पर एक वायर के अंदर 3 बल्ब नहीं है, मीन्स हर एक बल्ब का अलग वायर है, और अलग वायर होने की वजह से ही हमने यहाँ पर पैरेलल रेसिस्टेंस का कनेक्शन कर रखा है। देखिए यहाँ पर भी ये पैरेलल रेसिस्टेंस लगा रखे हैं। एंड अब आपको देखने भी मिल रहा है कि साइड में, राइट हैंड साइड एक वायर में एक ही बल्ब है, एंड लेफ्ट हैंड साइड 3 बल्ब हैं और तीनों बल्ब के अलग अलग वायर हैं। दैट मीन इट्स अ पैरेलल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा ये होता है कि हर एक अप्लायंस का अपना खुद का अलग वायर है, और अगर हम घर की वायरिंग पैरेलल तरीके से कराते हैं तो हर एक अप्लायंस का अपना खुद का अलग वायर होगा। अगर हम एक स्विच को ओपन करेंगे तो वहीं पर एक ही उपकरण ओपन होगा, और अगर हम सबको एक ही वायर के अंदर फिट कर दें सभी अप्लायंस को, तो अगर हम एक स्विच ओपन करेंगे तो सारे अप्लायंस हमारे ओपन हो जाएंगे। जिसकी वजह से अगर ऐसा हुआ शॉर्ट सर्किट हो गया और एक वायर टूट गया है तो घर में जितने भी अप्लायंस है वो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या एडवांटेज है देखते हैं। तो ईच अप्लायंस गेट द फुल वोल्टेज, कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायरिंग कराते हैं घर की तो यहाँ पर हर एक उपकरण को पूरा वोल्टेज मिलेगा। और दूसरा, अगर एक अप्लायंस खराब होता है तो दूसरे अप्लायंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई ये सारी बात। नेक्स्ट बात आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल में 1 घंटे के लिए पबजी खेलते हैं और दूसरी कंडीशन में हम मोबाइल में 2 घंटे के लिए पबजी खेलते हैं, तो सिंपली बात है कि हमारा मोबाइल जो है 2 घंटे में ज़्यादा हीट अप होगा
एज कम्पेयर टू द 1 आवर। तो यहाँ पर यही है कि जितना ज़्यादा आप टाइम को इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, और रेसिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से जो हमारी डिवाइस होगी या जो हमारा वायर होगा इलेक्ट्रिक वायर, वो गर्म होता चला जाएगा। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, when current is passed through a conductor it generate heat due to the resistance। मतलब जैसे ही आप बिजली को एक तार में जनरेट कराते हो तो वहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ वहाँ पर हीट भी जनरेट होगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला है वर्क डन बराबर वोल्ट इंटू चार्ज, मीन्स डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो इन अ सर्किट, के एक सर्किट के अंदर जो पावर इलेक्ट्रिसिटी है वो किस स्पीड से आ रही है या किस रेट से आ रही है, उसी को हम उस सर्किट का पावर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है पावर बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू मतलब के वर्क डन अपॉन टाइम। अब हमको पता है, अभी हमने पीछे देखा है, वर्क डन का बराबर मीन्स होता है V इंटू क्यू, मतलब W बराबर V इंटू क्यू होता है। तो यहाँ पर हमने यही करा कि पावर की W की जगह हमने V इंटू क्यू रख लिया, और टाइम की जगह T तो रहेगा ही। इस तरीके से हमारा पावर बराबर V क्यू अपॉन में T हो जाएगा। वहीं हमको पता है कि Q अपॉन T बराबर होता है हमारा I, मतलब I का फॉर्मूला होता है हमारे पास, और I के फॉर्मूले में आता है कि I बराबर Q अपॉन T होता है। तो वहीं हमने Q अपॉन T की जगह I रख दिया। इस तरीके से हमारा पावर का जो फॉर्मूला बना वो बना P बराबर V इंटू I। ठीक है, नेक्स्ट आता है हीट पावर या हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, या हीट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। जैसे अभी हमने देखा कि पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला था V इंटू आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर की जगह V इंटू आई रख देंगे, और टाइम तो हमारा T ही रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, है ना। और हमें पता है कि V बराबर आई आर होता है, तो हम V की जगह आई आर रख देंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो हमने क्या करा, V की जगह आई आर रख दिया। जब I की इंटू दूसरे I में करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, तो I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, जैसे ये है। तो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला, मतलब आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और हमको पता है बेटा कि जो हमारा हीट है उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इसीलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो क्या बताता है, 3 चीज़ों पर निर्भर करता है हीट कितना बनेगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो ज़्यादा होता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लो ज़्यादा होगा कंडक्टर में, इस वजह से रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो कंडक्टिविटी या रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर, दूसरा टाइम, और तीसरा रेसिस्टेंस, इन तीनों फैक्टर पे ही हमारा जूल्स लॉ वर्क करता है। सो करंट इन कंडक्टर मीन्स वायर के अंदर जो करंट है कितनी स्पीड से है। दूसरा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लो इंक्रीज हो रहा होगा। और तीसरा टाइम पर। ठीक है, तो याद रखना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात आती है बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो देखो पहले वक्त में, अगर आप पहले वक्त में जाओ, खैर आज भी है, तो जो बल्ब आते थे ना वो कांच के बने हुए होते थे, और जो उसमें कांच का इस्तेमाल करते थे दैट नेम इज़ द बोरोसिलिकेट गिलास। मतलब कि पहले के वक्त में जो बल्ब आते थे वो कांच के बने हुए होते थे, और उस कांच को बोलते हैं बोरोसिलिकेट गिलास। जबकि अब जो बल्ब आते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, पीवीसी के। ठीक है, सो यही है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, सो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है जिसको हम हिंदी में तंतु, और उसको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में टंगस्टन कहते हैं। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3380 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले
ऑब्जेक्ट को इसमें लगाने की ज़रूरत क्या रही, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना वो बहुत ज़्यादा आएगी। और अगर आपने कुछ ऐसे मटेरियल को लगा दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो मटेरियल बेकार हो जाएगा और जो आपका बल्ब होगा वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमें इस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है बल्ब के अंदर कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा हो इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा उसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक ना होने की वजह से हमारा बल्ब खराब नहीं होने का है। और बल्ब खराब ना हो या जो टंगस्टन है इसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि अगर टंगस्टन पर ऑक्सीडेशन हो गया तो इस पर जंक लग जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा, और रस्टिंग होने की वजह से जो हमारा टंगस्टन है वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, बल्ब के अंदर एक गैस को भर देते हैं। और गैस मेनली कौन सी भरेंगे बेटा, गैस वही भरेंगे जो टंगस्टन के साथ रिएक्शन ना करे, मतलब जो हमारी इनर्ट गैस होती है, जैसे हमारे पास आर्गन है, नाइट्रोजन है, इस तरह की गैस को हम बल्ब के अंदर भरते हैं ताकि हमारे जो ऑक्सीजन अगर बल्ब के अंदर आए भी तो वो ऑक्सीजन टंगस्टन के साथ रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है। सो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा इलेक्ट्रिक पावर की वो होता है वाट। मगर जो हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है इसीलिए हम इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट लिखते हैं वो किलोवाट में लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे घर का जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है कि आपके घर की इतनी भी यूनिट एक महीने में यूज़ हुई है या इतनी यूनिट एक महीने में यूज़ हुई है। तो वो जो यूनिट होती है बेटा वो होती है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁶ वॉट पर सेकेंड। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे हम वॉट में, मीन्स किलो वॉट को कन्वर्ट करेंगे वॉट में और आर को करेंगे सेकंड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। आपको वीडियो कैसा लग रहा है बेटा कमेंट में ज़रा मुझको बता दीजिए, जिससे कि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपको बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना।